सभी बिजनेस ओनर, टॉप मैनेजमेंट, सबके मन में सवाल लगातार उठता है, भाई टीम को कैसे लीड करें, सही लीडरशिप क्या है जिससे लोगों के टैलेंट बाहर आ सके। जेआरडी साहब एक बार हिस्टोरियन मिस्टर लाला के साथ बातचीत में अपनी लीडरशिप समझा रहे थे। वो क्या कहते हैं, मैं हर आदमी के साथ अलग तरीके से व्यवहार करता हूं, मैं हर आदमी के साथ वो नहीं हूं जो मैं हूं। तो उन्होंने पूछा मतलब? तो उन्होंने कहा यदि किसी को फुल फ्रीडम चाहिए, थोड़ा इडियट सा है लेकिन बहुत क्रिएटिव है, बहुत टैलेंटेड है, अचीवर है, तो मैं उसकी इडियोसिंक्रेसी को, उसकी बेवकूफियों को, उसकी जिद्दी को, उसके अड़ियलपने को बर्दाश्त करता हूं। यदि कहीं मुझे लगता है टाइट कंट्रोल करना है, मैं वहां टाइट कंट्रोल करता हूं, क्योंकि वो मानते थे कि यदि बड़े रिजल्ट चाहिए, यदि बड़ी अचीवमेंट हासिल करना है, एक बिजनेस ओनर ध्यान से सुन लो, यदि बड़ी अचीवमेंट हासिल करना है तो आपको अपनी पर्सनैलिटी को सप्रेस करना पड़ेगा और आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन और अपने इंस्टीट्यूशन के गोल को फर्स्ट नंबर पर रखना पड़ेगा। याद रखिए, फर्स्ट नंबर पर रखना पड़ेगा, भले इसके लिए लोगों की थोड़ी बहुत बेवकूफियां, उनकी थोड़ी बहुत जिद्दियां, उनका थोड़ा बहुत अड़ियलपना आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। और जेआरडी टाटा साहब टीम को संभालने के लिए सिर्फ एक लाइन कहते थे, टू लीड मैन लीड देम विथ अफेक्शन, प्यार से, दिल से, भावनाओं से, इमोशन से, ताकि वो आपके लिए जान देने को तैयार हो जाए। दोस्तों, मैं टाटा ग्रुप का इतना बड़ा फैन हूं कि जब मैं बिजनेस गुरुकुल, जो कि मेरा एक टॉप बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम है, उसमें एचआर पॉलिसीज पढ़ाता हूं तो टाटा ग्रुप की पढ़ाता हूं। जब बिजनेस ऑडिट में एक बिजनेस ओनर के अंदर क्या क्या होना चाहिए वो पढ़ाता हूं तो मैं रतन टाटा जी के बारे में पढ़ाता हूं। यदि आपको इनकी बिजनेस की सोच, इनकी ब्रांडिंग की सोच, इनकी कैरेक्टर की सोच, ऑर्गेनाइजेशंस खड़ा करने की सोच को गहराई से जानना है तो businessjito.com पर जाइए। बिजनेस गुरुकुल और बिजनेस ऑडिट, ये 2 कोर्स जरूर कीजिए। और एक बात और, यदि आपको रतन टाटा जी की और ऐसे ही ग्लोबल लीडर्स की सक्सेस हैबिट्स के बारे में जानना है, क्योंकि जीवन ज्ञान से नहीं बदलता, जीवन आदतों से बदलता है, और यदि आपको इनकी आदतें सीखनी है, बारीकी से जानना है, ये कैसा सोचते हैं, टेक्नोलॉजी में ये कैसा सोचते हैं, प्रोडक्टिविटी में ये कैसा सोचते हैं, लीडरशिप में कैसा सोचते हैं, आप businessjito.com पर जाकर VIP जरूर से जरूर कीजिए। एक प्रोग्राम जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। आजकल कहते हैं पॉलिटिकल सपोर्ट के बिना इंडस्ट्रीज चलाई नहीं जा सकती, इसीलिए आप अधिकांश इंडस्ट्रियलिस्ट को देखेंगे किसी न किसी पॉलिटिशियन का वरदहस्त होता है उन पे। बहुत सारे उद्योगों में बिना कहे बहुत सारे पॉलिटिशियंस का शेयर भी होता है। और आज के उद्योगपति सिर्फ राहुल बजाज जी को छोड़ दे तो कोई और उद्योगपति सरकार के अगेंस्ट बोलने की सोच भी नहीं सकता। आधा समय तेल लगाने में, मालिश करने में, बटर लगाने में गुजर जाता है, नहीं तो इंडस्ट्री अटक जाएगी। लेकिन तब के क्या मिजाज थे, जेआरडी विद्रोही, प्रधानमंत्री की भी नहीं सुनते थे। एक बार उन्होंने मंच पर खड़े होकर पॉपुलेशन के अगेंस्ट स्पीच दे दिया। उनके हिसाब से भारत की बड़ी पॉपुलेशन बड़ी समस्या थी। उसी समय के कई बड़े नेता पॉपुलेशन को स्ट्रेंथ मानते थे, लेकिन जेआरडी टाटा ने इतना स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया कि इंडिया को पॉपुलेशन कंट्रोल के नियम बनाने पड़े। और जेआरडी टाटा, अरे वो तो अपने आप में पैरेलल सरकार थे, और इसलिए हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार किसी को यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन अवार्ड मिला। फिर से एक फर्स्ट, वो थे सिर्फ और सिर्फ जेआरडी टाटा। अरे किससे सुनाते रात गुजर जाएगी। चलिए एक और सुना के इस हिस्से को विराम देता हूं। 1947 की बात है, इंडिया में रिफ्यूजी क्राइसिस चल रहा था, चारों ओर त्राही त्राही थी, पैसा कहां से आएगा। जेआरडी टाटा साहब बोलते, अरे उद्योगों, पैसा अपनी जेब में रखोगे, ऊपर लेके जाओगे, चलो देश को दो। और उन्होंने नेहरू जी से कहा, नेहरू जी आप फंड बनाइए, टाटा दान की शुरुआत करेगा, पीछे सारे उद्योग आ जाएंगे, देश को संभालना सिर्फ आपका काम नहीं है, हमारा भी काम है। और जेआरडी टाटा साहब की बात सुन के प्रधानमंत्री ने खड़ा कर दिया नेशनल रिलीफ फंड। और आज जो आप प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड देखते हैं ना, वो वही नेशनल रिलीफ फंड है जो वहां से चला रहा है। ये जेआरडी टाटा थे, मुखर, किसी से नहीं डरने वाले, निर्भीक, साहसी। और जब ऐसे साहसी बिजनेस ओनर्स होते हैं, जब ऐसे साहसी इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, तो देश की सर्वोच्च पॉलिटिकल पावर्स को भी उनकी सुनना पड़ता है, क्योंकि वो हर पल सिर्फ एक चीज को फर्स्ट रखते हैं, वो है कंट्री, कंट्री और कंट्री। मेरे मन में बड़ा प्रश्न है, मैं इस महानायक को आखिर किस चीज में फर्स्ट कहूं, क्योंकि हर चीज में फर्स्ट है।
मैं इनको एविएशन का पितामह कहूं, मैं इनको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पितामह कहूं, मैं इनको इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन का पितामह कहूं, या मैं इनको एम्प्लॉय केयर का पितामह कहूं, किस चीज का पितामह कहूं? मैं जब बिजनेस ओनर से पूछता हूं क्या आपके एम्प्लॉयज आपसे प्यार करते हैं, मुंह लटक जाता है, नहीं सर। कुछ लोग कहते हैं पता है नहीं सर, कुछ लोग कहते हैं थोड़े बहुत लोग करते होंगे। लेकिन कारण क्या है, जरा जड़ों को समझो। जे.आर.डी. टाटा साहब ने क्या क्या किया और रतन टाटा साहब आज उसको कैसे कंटिन्यू कर रहे हैं। इंडस्ट्री में सबसे पहले पेड लीव्स किसने स्टार्ट की? जे.आर.डी. टाटा ने। पहले वर्कर्स लॉन्ग आवर्स का शिकार थे, 8 आवर्स पर डे किसने स्टार्ट किया? जे.आर.डी. टाटा ने। फ्री मेडिकल फैसिलिटी, भाई सोच के देखो, हर एम्प्लॉय को पता होता है मेरे बच्चे की शादी मैं इस एज में करूंगा, वो धीरे धीरे तैयारी करता है। उसको पता होता है मेरे बच्चे के हायर एजुकेशन का खर्च इस एज में आएगा। सिर्फ एक चीज पता नहीं होती, वो एक चीज है मेडिकल इमरजेंसी कब आएगी। मेडिकल इमरजेंसी घर को खत्म कर देती है। जे.आर.डी. टाटा कहते थे मेरे स्टाफ को बीमार होते हुए यह चिंता नहीं करनी चाहिए कि उसका पैसा कौन भरेगा। वर्कर्स पीएफ उन्होंने स्टार्ट किया, वर्कर कंपेंसेशन स्कीम उन्होंने स्टार्ट की। अरे तब देश में एचआर डिपार्टमेंट का कल्चर नहीं था, उन्होंने एचआर डिपार्टमेंट स्टार्ट किया। आप जानते हैं तब लोगों का सिलेक्शन कैसे होता था? जो जिसका परिचित है, जो जिसका रिश्तेदार है, उन्होंने सिलेक्शन पॉलिसी चेंज करके मेरिट बेस्ड सिलेक्शन पॉलिसी लाई। नहीं तो सोचिए आज आपको सिलेक्शन के लिए टैलेंट नहीं, जुगाड़ की जरूरत पड़ती है। और सबसे बड़ी चीज जो सोच नहीं सकते, कल्पना के परे है, जो टाटा ग्रुप की बुनियाद है मेरे दोस्त, रिवॉर्ड फॉर ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए रिवॉर्ड। अरे सेल्स के लिए रिवॉर्ड हर कंपनी देती है, अरे लॉस सेविंग के लिए रिवॉर्ड हर कंपनी देती है, इनोवेशन के लिए रिवॉर्ड आजकल कई कंपनियां देती है, लेकिन ह्यूमैनिटी के लिए रिवॉर्ड, वो भी आज से इतने साल पहले सोचना। और इन्हीं सब गुणों को, इसी डीएनए को, इसी विजन को आज सर रतन टाटा कैरी कर रहे हैं। इसीलिए अभी आपने हाल में सुना होगा जितने भी लोगों का देहांत कोविड में हुआ है, 60 साल तक उनको सैलरी जाती रही। कैन यू इमेजिन? आपको पता है जो ताज होटल का हादसा हुआ था, उसमें रतन टाटा जी ने न सिर्फ होटल के स्टाफ को, बल्कि आसपास जो छोटे छोटे पान ठेले, ठेले वाले या और कोई गुमटी वाले थे, उन सबको भी कंपेंसेशन दिया। नहीं देते तो भी चल जाता, लेकिन नहीं, ये टाटा ग्रुप है। यदि आपको अपने एम्प्लॉय से ट्रू प्रेम पाना है, यदि आपको फेथ पाना है, बिलीफ पाना है, यदि आपको टाटा के इकोसिस्टम का एक अंश भी पाना है, तो अपने आप से सवाल कीजिए, मैं एज अ बिजनेस ओनर, मैं एज अ इंडस्ट्री ओनर, मैं एज ए कॉर्पोरेट अपने एम्प्लॉयज की कितनी फिक्र करता हूं? आपको जवाब मिल जाएगा क्यों वो लोग आपसे प्यार करते हैं या नहीं करते। जानते हैं किसी से मिलने का क्या फर्क पड़ता है, एक मुस्कुराहट का क्या फर्क पड़ता है? एक बार जे.आर.डी. टाटा महात्मा गांधी जी से मिलने गए। गांधी जी जब उनसे मिले, इतनी बड़ी मुस्कुराहट दी, ऐसे दिल से मुस्कुराहट दी कि जे.आर.डी. टाटा साहब के मन में विचार आया, काश स्माइल एक कल्चर हो जाए और हम लोग बिना किसी कारण के अनजान लोगों को भी देखकर मुस्कुरा सकें। काश ऐसा हो जाए तो दुनिया कितनी अच्छी हो जाए। और जे.आर.डी. टाटा के 2 सपने थे। हम उद्योगपतियों से मिलते हैं, उनके क्या सपने होते हैं? मेरा टर्नओवर इतना हो जाए, मेरा शेयर प्राइस इतना हो जाए, मेरा इतने देश में एक्सपांशन हो जाए, मेरे यहाँ इतने एम्प्लॉय हो जाए, मेरे इतने पेटेंट हो जाए, मेरा इतना बड़ा इंफ्रा हो जाए। सारे सपने मटेरियल, सारे सपने आर्थिक, सब कुछ वैसा है। और जे.आर.डी. टाटा कहते थे हर सफल व्यक्ति को इस वक्त मेरी ये बात सुनना चाहिए। जे.आर.डी. टाटा कहते थे उस सफलता का कोई मोल नहीं, कोई मतलब नहीं जिससे समाज का, देश का, मानव जाति का कल्याण ना होता। आपसे कह रहा हूं, आपके लॉकर में कितनी भी रजिस्ट्री के पेपर हो, आपके बैंक में कितनी भी बड़ी एफडीज हो, आपके कितने भी बड़े लैंड बैंक्स हो, कोई काम के नहीं, कोई इज्जत नहीं यदि वो दूसरों के काम ना आते हो। और दोस्तों ये सुन के मैं भीतर से हिल गया। जे.आर.डी. टाटा से किसी ने पूछा, डस वेल्थ एक्साइट्स यू? क्या संपत्ति, समृद्धि, पैसा आपको एक्साइट करता है? उन्होंने जवाब दिया, आई मिस वेल्थ। मैं कमी महसूस करता हूं। कमी क्यों भाई? क्या और उद्योग चाहिए, और पैसे चाहिए, और संपत्ति चाहिए, और एफडी चाहिए? नहीं, उनका जवाब क्या था? मेरे पास ज्यादा होता तो मैं इस देश के लिए ज्यादा कर पाता। सलाम है, सलाम है, सलाम है।
इस व्यक्ति के बारे में जितना बोला जाए उतनी कम है। यदि कोई फिल्म डायरेक्टर, कोई फिल्म प्रोड्यूसर मेरी बात सुन रहा हो तो हिंदुस्तान के इतिहास में कोई एक शख्सियत है जिसके ऊपर फिल्म बननी चाहिए, वो है जे.आर.डी. टाटा। कौन से थे उनके दो सपने? उनका पहला सपना था हिंदुस्तान एक हैप्पी कंट्री होनी चाहिए। और यह सपना उनको कब आया? जब महात्मा गांधी जी की स्माइल ने यहां उनके दिल को टच कर दिया। उन्होंने बोला, मैं देश को एक इकोनॉमिक सुपर पावर नहीं देखना चाहता, मैं देश को एक हैप्पीनेस सुपर पावर देखना चाहता हूं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, एकदम लॉजिकल ठोस बात, वो कैसा देखना चाहते थे इंडिया को? हाईली प्रोडक्टिव सोसाइटी विथ इवन अपॉर्चुनिटीज। हाईली प्रोडक्टिव का मतलब जहां पर हर आदमी अपने आप को मैक्सिमाइज करे, जहां पर हर समाज ऐसी स्थितियां पैदा करे जिनसे इंडिविजुअल मैक्सिमाइज होता है, और ये सब स्थितियां पैदा करते हुए अपॉर्चुनिटीज इवन हो। राजा के लिए, रंग के लिए, अमीर के लिए, गरीब के लिए, जेंडर का कोई बायस ना हो, कलर का कोई बायस ना हो, क्रीड का कोई बायस ना हो, लैंग्वेज का कोई बायस ना हो। लैंड ऑफ इवन अपॉर्चुनिटीज। आज से 50-60 साल पहले जे.आर.डी. टाटा की सोच 500 साल आगे की थी। लोग समाज सुधारक होते हैं, वो राष्ट्र सुधारक थे, इंडस्ट्री सुधारक थे। और यदि आज हम रतन टाटा साहब को यूं सलाम करते हैं तो जे.आर.डी. टाटा साहब को यूं सलाम करना शुरू करना चाहिए। देश को जे.आर.डी. टाटा साहब के बारे में पता नहीं है, जानिए। 1993 में जे.आर.डी. टाटा साहब का दुखद निधन हुआ। 1990 तक वो टाटा ग्रुप के चेयरमैन थे। इस व्यक्ति के विजन की क्या बात कहें हम, समय से कितना आगे थे ये सोचिए। आज जिन कंपनीज का नाम हम टाटा ग्रुप के मुकुट के रूप में गिनते हैं, जिस टीसीएस को कहा जाता है हिंदुस्तान की रीढ़ है, वो टोटल टाटा ग्रुप में जितनी भी कंपनीज है उनका 3x टर्नओवर वो अकेले कंपनी करती। किसने लगाई? जे.आर.डी. टाटा साहब ने लगाई। कब लगाई? 60s में लगाई। तब कौन जानता था कंप्यूटर? तब कौन जानता था आईटी? तब कौन सोचता था कि ऐसे मॉडर्न बिजनेसेस बनेंगे? उस वक्त 100 साल आगे की सोच रखने वाले थे जे.आर.डी. टाटा। जिस वक्त हर आदमी ट्रेन की बात करता था, बस की बात करता था, उस समय फ्लाइट की सोचना और टाटा एयरलाइंस और एयर इंडिया लगाना किसकी सोच थी? विदेशी गाड़ियों पर निर्भरता हटाने के लिए उस समय टाटा मोटर्स लगाने वाले स्वप्न दृष्टा जे.आर.डी. टाटा। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी वॉच कंपनी टाइटन टाटा इंडस्ट्रीज की देन थी, जो लगाया था जे.आर.डी. टाटा ने। दोस्तों, हम सब सुनते हैं टाटा नमक, देश का नमक। अरे ब्रिटिशर्स भारत को लूट के गए सो गए, उनको भारत का नमक खिलाने वाले थे जे.आर.डी. टाटा। और यहां पर भी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी सुनाई देता हूं, मेरे मन में आ रहा है सुनाने का, सुनाई देता हूं। गुजरात में एक भाई ने ओखा साल्ट नाम की फैक्ट्री लगाई। वो भाई को उसमें सोडा ऐश लगाना था। सोडा ऐश लगाना कॉम्प्लिकेटेड काम था। वो टाटा ग्रुप के पास आए। अब गुजराती थे, कच्छ इलाके के थे, और गुजराती से बढ़िया धंधो कोई नहीं कर सकता भैया। वो गुजराती सीधा टाटा साहब के पास पहुंचे, बोले सोडा ऐश लगाना है। टाटा साहब ने बोला ठीक है, सोडा ऐश लगाते हैं। और टाटा केमिकल्स कंपनी का जन्म हुआ। उन्होंने उस कंपनी को खरीद लिया और उनको उसमें डायरेक्टर भी बना दिया। अब प्रॉब्लम क्या थी? इसकी सारी टेक्निकल जानकारी, सारा टेक्निकल नो हाउ एक ही कंपनी के पास था, इंपीरियल, ब्रिटिश कंपनी, खूब नखरेबाज, अड़ियल। और वो टाटा पे टांट मारे, अरे गलत बिजनेस में घुस गए हो, गलत टाइम पे आ गए हो, हम नहीं देंगे टेक्नोलॉजी। जब बार बार बोलने पे भी टेक्नोलॉजी नहीं दी, उन्होंने बोला गोरो तुमको मैं मजा चखाता हूं, साला दुनिया में कहीं से तो मिलेगी टेक्नोलॉजी। उन्होंने दुनिया के कोने कोने से ढूंढ के टेक्नोलॉजी निकाल दी, सोडा ऐश का प्लांट लगा दिया, और नाम क्या हुआ? टाटा केमिकल्स। वहां से टाटा केमिकल्स का असली राइज शुरू हुआ। और इस परफेक्शनिस्ट को तो ब्यूटी में वैसे ही इंटरेस्ट था। ये जो लक्मे कॉस्मेटिक्स कंपनी है ना, टाटा ग्रुप की देन है। दोस्तों, उस समय फ्यूचर के बिजनेसेस क्रिएट करना, आने वाले समय के ब्लू ओशियंस को भापना, वहां पर कंपनी से एस्टेब्लिश करना, ग्लोबल नो हाउ लेकर आना, राइट टैलेंट को बिठाना, हर एक अपॉर्चुनिटीज को एनकैश करना, खांटी बिजनेसमैन, समाज सेवी के साथ। नाम था जे.आर.डी. टाटा। दोस्तों, आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में सिर्फ एक उद्योगपति को भारत रत्न मिला। एक। कौन है? भारत रत्न जे.आर.डी. टाटा। लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया था, मुझे नहीं चाहिए, ये देश मेरा है, इसके लिए करना मेरा कर्तव्य है। लेकिन तब के लोगों ने उनकी नहीं सुनी और उनको भारत रत्न दिया। अभी कुछ दिन से चारों ओर मुहिम चल रही है। बहुत सारे सोशल ऑर्गेनाइजेशंस ने, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस ने आवाज उठाई, भारत रत्न फॉर रतन टाटा।
कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स ने आवाज उठाई, भारत रत्न फॉर रतन टाटा। एक बार फिर कहानी रिपीट हो गई, एक बार फिर पार्ट 2 बन गया। रतन टाटा साहब ने मैसेज कर दिया, नहीं मुझे भारत रत्न नहीं चाहिए। देखिए जेआरडी टाटा साहब का कैरेक्टर और रतन टाटा साहब का कैरेक्टर सेम है, सेम। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।